जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इम्तिहान पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी 10+2 दोस्तों इंटर स्थलीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो पेड क्लास में टेस्ट चलाया जा रहा है उसी को हम लोग आज लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों आज का हम लोग टेस्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट आप लोग 5 तक नहीं देखे हैं तो हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, अगर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, इस स्टार्टिंग में इसका मैथ और रीजनिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग देखने वाले हैं। 51 से दोस्तों क्वेश्चन जो भी है जीके जीएस है। और मैथ रीजनिंग का आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 51 कहता है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों अस्ट्राम्बेली को। अस्ट्राम्बेली को भूमध्य सागर में दोस्तों सिसिली के उत्तर में लिपाटी द्वीप पर अवस्थित है। याद रखिएगा किस द्वीप पर अवस्थित है, तो लिपाटी द्वीप पर अवस्थित है और इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलते करती है जिसके आसपास भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण दोस्तों ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत है। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक पर्वत की बात की जाए तो वासेज, ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज ये सभी दोस्तों ब्लॉक पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत की बात की जाए दोस्तों, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग जब नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होता है तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, जो वासेज पर्वत है दोस्तों फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह जर्मनी में है और साल्ट रेंज दोस्तों यह आपका पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका को किस शहर को दोस्तों स्वर्ण नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जोहान्सबर्ग को। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों न्यायिक राजधानी ब्लेमफोर्टेन है, याद रखिएगा ब्लेमफोर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों बुशमैन जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। बुशमैन को दोस्तों सैन पीपुल भी कहा जाता है और अफ्रीका में दोस्तों इस जनजाति का अस्तित्व 20,000 वर्ष से अधिक पुराना है। बुशमैन नाटे कद में होते हैं दोस्तों तथा न्यूरोट प्रजाति का एक समरूप है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम राज्य में दोस्तों याद रखिएगा जयलेपला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जयलेपला दर्रा दोस्तों यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा। और वहाँ पे एक नाथुला दर्रा भी स्थित है दोस्तों सिक्किम में। देखिए बोमडीला और दीफू दर्रा की बात की जाए दोस्तों तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और तुजू जो दर्रा है यह मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। तो साबरमती का दोस्तों उद्गम स्थल जयसमंद झील से है, याद रखिएगा। जयसमंद झील से साबरमती नदी दोस्तों जयसमंद झील से जो कि अरावली पर्वत पर निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, जबकि दोस्तों मादरी नदी मेहत झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 57। क्वेश्चन दोस्तों 57 कहता है कि राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहेगा दोस्तों तो यह हो जाएगा चिंकमूलर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा चिंकमूलर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं। तो भारत का सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 58 का NH44, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में NH44। NH44 दोस्तों यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस हाईवे का पुराना नाम दोस्तों NH7 था। यह राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात की जाए दोस्तों टोटल तो 3745 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। तो देखिए 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड का। देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि 17.7% है, जबकि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर दोस्तों 1.64% है। तो नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी। तो नागालैंड की कितनी थी दोस्तों, तो याद रखिएगा -0.6% दोस्तों थी यह नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर।
याद रखिएगा। अगर सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला राज्य कहेगा दोस्तों तो मेघालय हो जाएगा सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला राज्य। कितना था दोस्तों? तो 27.9% था मेघालय का। नेक्स्ट है बिहार में शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है। तो बिहार में शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र दोस्तों यह दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन 61 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण दोस्तों भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, आरबीआई। देखिए दोस्तों, जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे दोस्तों मौद्रिक नीति कहते हैं। आरबीआई में मौद्रिक नीति के संचालन के जिम्मेवारी निहित है और मौद्रिक नीति का दोस्तों निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो मुद्रास्फीति दोस्तों नियंत्रित करने के लिए लोक व्यय में कमी करके दोस्तों इसको नियंत्रित की जा सकती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63। क्वेश्चन 63 कह रहा है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो भारत में जो है दोस्तों ट्रेजरी बिल जो है यह बेचे जाते हैं आपका भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन 64 कहता है कि विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में दोस्तों अबरख का सर्वाधिक उत्पादन आपका यह चीन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीन की बात कर रहा है तो 2020 में 95,000 टन अबरख का यहाँ पर उत्पादन हुआ था। और दूसरा स्थान पर दोस्तों कहेगा तो यह आपको मेडागास्कर हो जाएगा दूसरा स्थान पर, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों मेडागास्कर दूसरा स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन यहाँ होता है। और भारत में अबरख सीड का संचित भंडार सर्वाधिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो यह दोस्तों कर्नाटक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ दोस्तों मक्का के कुल उत्पादन 5.18 कितना है दोस्तों? तो 5.18 मिलियन टन 2020-21 में हुआ था। और मक्का के उत्पादन में दूसरे स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश की है और तीसरे स्थान दोस्तों आपका यह महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। महाजन समिति किससे संबंधित है? तो महाजन समिति दोस्तों याद रखिएगा चीनी उद्योग से संबंधित है। जबकि सत्यम समिति दोस्तों जो दिया गया है तो सत्यम समिति अगर कहेगा तो यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है, जो कि मल्होत्रा समिति क्षेत्र बीमा सुधार से संबंधित है। और आदिल हुसैन समिति यह लघु उद्योग से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर दोस्तों यह अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अखबारी कागज़ का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर में किया जाता है। और नेपा नगर दोस्तों वर्तमान में कहाँ में है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह एमपी में है, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, पहली बार बोला है तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कब दोस्तों? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और इस दौरान 14 वाणिज्य बैंकों का जिनकी जमाया दोस्तों 50 करोड़ रुपया से अधिक था उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वह दोस्तों 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अटल नवमेश मिशन किसकी प्रमुख पहल है? तो याद दोस्तों याद रखिएगा नीति आयोग का प्रमुख पहल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने दोस्तों नेहरू को सोवियत शैली के आर्थिक विकास का विरोध किया था। और चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सरकारी फॉर्म भारत में सफल नहीं हो सकते हैं, अतः चरण सिंह को भारत में सरकारी कृषि का समर्थन नहीं माना जाता है, जैसे भौतिक प्लस रसायन प्लस जीव विज्ञान, याद रखिए इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 71। क्वेश्चन 71 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी जो दोस्तों एक प्रकार का है उष्मा का खराब अवशेषक और खराब विकिरक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, उष्मा की खराब अवशेषक और खराब विकिरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। प्लांक नियतांक यूनिट है। तो प्लांक नियतांक दोस्तों किसकी यूनिट है? तो JS का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिए। देखिए प्लांक नियतांक को दोस्तों हम लोग इंच से प्रदर्शित करते हैं और SI पत्ती में इसका मान दोस्तों 6.626 गुने
10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। तो क्योंकि दोस्तों जमने पर जो है से पानी फैलता है, इसलिए यह फट जाती है, याद रखिएगा। देखिए ठंडे देश में सर्दी के मौसम में तापमान दोस्तों जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है, और पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, और बंद पाइप में प्रसार के लिए दोस्तों पर्याप्त जगह नहीं होने के चलते पाइप जो है से यह फट जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 बोल रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिकिरण के कारण। देखिए दोस्तों परिकिरण के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय दोस्तों लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आता है कि बर्फ़ की बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो बर्फ़ को बुरादे में दोस्तों पैक क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बुरादा जो है यह उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए। तो बुरादा क्या है, तो यह उष्मा का कुचालक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बुरादे, बर्फ़ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो है से उष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में से होकर उष्मा आर पार नहीं जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76। देखिए क्वेश्चन 76 कहता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट यानी कि दोस्तों अवतल लेंस, निकट दूरदृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेकेंड के पेंडुलम का काल अवधि कितना होता है। तो यह दोस्तों 2 सेकेंड होता है, याद रखिए कितना, तो 2 सेकेंड इसका आवर्तकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 बोल रहा है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुनाशक में। देखिए जल उपचार में दोस्तों पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणुनाशक में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो 79 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों सर्वाधिक होती है। यह दोस्तों इसके मात्रा की बात की जाए तो 62% होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 80 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों मदद कौन करता है, तो यह दोस्तों आपको पेप्सिन मदद करता है। आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम है यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 एंजाइम क्या होते हैं। देखिए दोस्तों एंजाइम जो है से एक प्रकार के यह प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम की बात किया जाए दोस्तों यह प्रमुख रूप से क्या है, तो प्रोटीन है, और एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को 40 गुना बढ़ा सकता है, और इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो एंजाइम का सर्वप्रथम खोज दोस्तों कुहने ने किया था, याद रखिएगा किसने, तो कुहने ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है कि निम्न में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। तो 82 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यकृत। देखिए यकृत आवश्यकता से अधिक दोस्तों ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है, और इस प्रक्रिया को दोस्तों ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं लीवर किसका भरपूर स्रोत है। तो लीवर जो है दोस्तों यह वसा का घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 बोलता है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है। तो अस्थियों और दांतों में दोस्तों याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट जो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 85 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो 85 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल को। देखिए कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, और इसका खोज सर्वप्रथम दोस्तों 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मीसर ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86। देखिए 86 बोलता है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो यह विटामिन ए और डी का है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा विटामिन ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर दोस्तों डीएनए जो है सब माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, याद रखिएगा।
और न्यूक्लियस के बाहर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और कोशिका में डीएनए सामान्यतः न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, अधिकतर पुष्पीय पौधों को बीजों में निषेचन के समय एक ऊतक का निर्माण होता है, जिसके दोस्तों हम लोग एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष कहते हैं। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 89 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों कौन सा तत्व नहीं होता? तो याद रखिएगा टंगस्टन जो है इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है निलंबन कणों का आकार होता है। तो निलंबन कणों का दोस्तों आकार क्या होता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर -5 और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 91 क्वेश्चन कहता है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अनुशीलन समिति का स्थापना दोस्तों पटना में 1913 में किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल। देखिए 1902 ईस्वी में दोस्तों बरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्रनाथ बनर्जी और पी मित्रा ने मिलकर अनुशीलन समिति का गठन किया था, याद रखिएगा। और शाखा क्या कहेगा दोस्तों? तो सचिंद्र सन्याल का। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कहा है तो यह दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगर भारतीय यही नहीं लगता तो आपके एनी बेसेंट हो जाते, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों इंदिरा गांधी कब करते हैं? तो 1925 में होता है दोस्तों अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 93 बोलता है दोस्तों कि गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखिएगा S.A. डागे हैं। S.A. डागे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो देखिए जो दोस्तों ये जो बंदोपाध्याय दिए हैं इनके द्वारा फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। भगवती चरण बोहरा द्वारा दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो बम फिलॉसफी ऑफ बम। और ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा दोस्तों तो गणदेवता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 94। क्वेश्चन 94 कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? देखिए दोस्तों जब इनको आगा खां के महल में रखा गया था, जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद दोस्तों महात्मा गांधी को आगा खां महल में रख दिया गया था, यानी कि दोस्तों इनको नज़रबंद कर दिया गया था। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली को अहमदनगर के किला में रखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम कहेगा दोस्तों तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या अधिक था, उनको देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 किसके द्वारा टका नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था? तो टका नामक चांदी का सिक्का दोस्तों यह याद रखिएगा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों पहला शासक था जिसे शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाया था, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। देखिए दोस्तों गुजरी महल किसने बनाया? तो गुजरी महल दोस्तों यह मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। और कब? तो यह दोस्तों 1510 ईस्वी में। देखिए गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने दोस्तों 1510 ईस्वी में बनवाया था। और गुजरी महल में स्थित संग्रहालय में विदिशा बेसनगर से प्राप्त महत्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाएं रखी हुई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक नदी आस्कनी की पहचान स्थापित हो जाती है? तो यह दोस्तों चिनाब से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, चिनाब। वैदिक नदी दोस्तों आस्कनी की पहचान चिनाब नदी से की जाती है। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति दोस्तों आपको यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। या दोस्तों यह कहेगा किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, याद रखिएगा। कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम बौद्ध संगीति 300 BC में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 100 बोलता है कि किस अभिलेख द्वारा यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया था? तो स्कंदगुप्त ने दोस्तों हुनों को परास्त किया था। तो देखिए भीतरी स्तंभ लेख में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि हुनों का
स्कंदगुप्त के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों को दोस्तों पराजित किया था। नेक्स्ट है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु भारतीय मूल के व्यक्ति को आवेदन देने से पूर्व कितने वर्ष तक भारत में रहना होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 101 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष। देखिए दोस्तों, केंद्र की सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हेतु पंजीकृत कर सकती है, और यह आवेदन पूर्व दोस्तों 7 वर्ष तक भारत में रह चुका है तभी उसको मिलेगा भारत की नागरिकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102। देखिए 102 बोलता है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सी इसका राइट हो जाएगा, प्रभावी बहुमत को दोस्तों पारित करके। नेक्स्ट है दोस्तों 103। 103 क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कथन को पहचान कीजिए, यानी कि दोस्तों असत्य कथन को पहचान करना है। देखिए पहला कथन कहता है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा बोलता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन में 100 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। फिर है कि अविश्वास प्रस्ताव हेतु लोकसभा को कारण बताना अनिवार्य है, और अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के दोस्तों विरुद्ध लाया जा सकता है, जो कि देखिए दोस्तों 1, 2, 3 इसमें सही है, लेकिन 4 गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 बोलता है कि आचार समिति के गठन लोकसभा में कब किया गया है? तो आचार समिति का गठन दोस्तों लोकसभा में सन 2000 ईस्वी में किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आचार समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है, और राज्यसभा में दोस्तों इसको गठन कहेगा तो 1997 में हुआ था, और लोकसभा में दोस्तों यह 2000 में हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत दोस्तों सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसको में दोस्तों एक नया भाग जोड़ा गया था जो कि 9 के ख था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 106। 106 बोलता है कि अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो यह राइट हो जाएगा दोस्तों 1906 का ऑप्शन नंबर 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना दोस्तों 1926 में हुआ था, और यह मुंबई में स्थित है, और यह एक दोस्तों निजी पंजीकृत सोसाइटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नगर निगम में कितने प्राधिकरण हैं? तो नगर निगम में दोस्तों 3 प्राधिकरण होता है, याद रखिए। कितने? तो 3। और कौन कौन सा दोस्तों? तो जिसमें परिषद, अस्थायी समिति तथा आयुक्त हैं। परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है? 108 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक गांव का समूह होता है दोस्तों, जो कि छोटी इकाइयों में विभाजित होता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। और प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधित्व का चयन या चुनाव करता है, जिसे पंच या वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है। और ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 109। 109 कहता है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति दोस्तों प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, याद रखिएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। और जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 110। देखिए 110 बोलता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो संविधान के दोस्तों 11वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, कि जो ग्रामीण खेल है यह दोस्तों शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में दोस्तों टोटल 29 विषय शामिल हुआ है, याद रखिएगा, जिसमें ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है, जबकि मत्स्य उद्योग, लघु सिंचाई, पुस्तकालय विषय ये सभी शामिल है इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों ऑस्ट्रिया में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, और इस संगठन की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा जुलाई 1957 में हुआ था। कब हुआ था? तो जुलाई दोस्तों 1957 में हुआ था, और यह शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 112। निम्नलिखित रिपोर्ट और जारी करने वाला संगठन की सूची में कौन सुमेलित नहीं है?
तो कौन सुमेलित इसमें नहीं है दोस्तों। तो देखिए वैश्विक पोषण रिपोर्ट ये जारी करने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन है दोस्तों, जो कि सही है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जिसको जारी करने वाला संस्था है दोस्तों UNEP, ये भी सही है। फिर दोस्तों वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट है, ये जारी करने वाला संस्था दोस्तों विश्व आर्थिक मंच, ये भी सही है। और मानस विकास रिपोर्ट, तो मानस विकास रिपोर्ट दोस्तों यह विश्व बैंक, जो कि यह दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक। देखिए मानव विकास रिपोर्ट की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि दोस्तों UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। और इस संगठन की स्थापना दोस्तों 1965 में हुआ था और UNDP का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वार्षिक वैश्विक साझेदारी का मेजबान देश कौन सा है। तो 113 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्पेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। प्रदीप नरवाल किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो प्रदीप नरवाल दोस्तों यह याद रखिएगा कबड्डी खेल के दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर 114 का डी राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो प्रदीप नरवाल की बात की जाए तो यह दोस्तों इससे पूर्व पटना प्राइवेट प्रतिनिधित्व करते थे और नौराल लीग में 8वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 115। बोल रहा है दोस्तों कि फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है। तो फ्रेंच वाला है दोस्तों, तो यह नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच ने दोस्तों फाइनल में कैस्पर रूड को हराया था, याद रखिएगा। कब, तो कैस्पर रूड को। नेक्स्ट है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। तो कोपेनहेगन दोस्तों यह याद रखिएगा डेनमार्क की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा डेनमार्क। फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलेंस्की हो जाएगा और आइसलैंड की राजधानी आपको रिक्यूजेविक हो जाएगा और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। बोलता है दोस्तों कि विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो विदेशिया देखिए दोस्तों यह बिहार का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जट जटिन कजरी पनबरिया का भी संबंध बिहार से ही है। और झारखंड का लोक नृत्य की बात की जाए दोस्तों तो झूमर हो जाएगा, फगुआ हो जाएगा, पैका, सरहुल, मुंदारी नृत्य, डोमकच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का मेजबान शहर कौन सा है। तो वह दोस्तों 2023 का तो 118 का ऑप्शन नंबर सी 118, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस राज्य ने जीता। तो यह दोस्तों पंजाब राज्य ने जीता था, याद रखिएगा। पंजाब ने दोस्तों 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 120। बोला कि द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 121। बोलता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कनन हैं। तो आर रवि कनन दोस्तों एक प्रकार क्या थे, तो याद रखिएगा यह दोस्तों एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। देखिए ये कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र असम के निदेशक आर रवि कनन ने दोस्तों असम में कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए 2023 में रेमन पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 122 बोल रहा है कि रेलवे बोर्ड को पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा को दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्ति में भारत का स्थान है। तो कितना है दोस्तों भारत का स्थान है, पहला है, इसमें याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा पहला। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है कि 1 मई को निम्नलिखित में से क्या नहीं मनाया जाता है। तो 1 मई को दोस्तों याद रखिएगा क्या नहीं मनाया जाता है। तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुशासन दिवस। याद रखिए दोस्तों सुशासन दिवस की बात की जाए तो यह 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और वर्ष 1960 में 1 मई को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विभाजन पर महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों 1 मई को क्या क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे को गति शक्ति विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों 125 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
बड़ोदरा में, और यह बड़ोदरा दोस्तों किस राज्य में है, तो यह दोस्तों बड़ोदरा आपकी यहाँ गुजरात में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 126। देखिए दोस्तों, इसके बाद से हम लोग का क्वेश्चन मैथ आ गया, तो हम लोग इसमें जीके जी इसको टोटल कवर कर लिए हैं। और इसका दोस्तों मैथ रीजनिंग सहित फुल पीडीएफ चाहिए 150 क्वेश्चन का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।